द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है। हिंदी का अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। इंग्लिश क्वांटो रीजनिंग की तरह वो नहीं लगेगा इसमें, कॉमन सेंस या सोल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये लर्न वाले क्वेश्चन है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कुशासन का संधि विच्छेद क्या है? कुशासन का संधि विच्छेद है कुश प्लस आसन। आंसर इज 1। ठीक है, अगर आपने हिंदी पढ़ी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, इजीली अटेम्प्ट करोगे। मुझे ये थोड़े वीक कॉन्सेप्ट थे, मैं ऐसे क्वेश्चन स्किप करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्यात्य बोधक क्रिया कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर है डी, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। अगर आपकी हिंदी आती है तो आती है, नहीं तो वाला क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा अगर आपने इंग्लिश के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। नेक्स्ट, जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बनती है, क्या बोलते हैं गाइस? इट इज बी, धातु। इट इज धातु। ठीक है, जिसकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए अच्छे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ था सूची 1 और सूची 2। ठीक है, अब इसमें अली, आली, शिखी और शेख। फॉर एग्जाम्पल मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है, साइमल्टेनियसली काफी में आप लोगों में से हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। सो आप इसमें एक चीज इजी है, शेष। हम शेष कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। शेष का मतलब, गाइस माय वॉल्यूम इज नॉट कमिंग। ऑडिबल। नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज, आ ऑडिबल रही है। है। चलो ठीक है, खुद की आवाज आप एक बार रीस्टार्ट रीजॉइन करके देखो। ठीक, अब जैसे इसमें मेरी हिंदी स्ट्रांग नहीं है तो मुझे एक वर्ड आता है शेष। का मतलब क्या होता है? हम अपने घर में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम यूज करते हैं शेष। शेष यानी बचा हुआ, शेष खाना बचा हुआ है, शेष यानी बचा हुआ। डी का आंसर क्या होगा? अगर डी का मुझे 1 पता है तो मैं इजीली डी मार्क कर सकता हूँ। सो अगर आपको हिंदी में थोड़ा भी आइडिया है तो यू कैन इजीली मार्क। देन फिफ्थ वाला सूची 1 और सूची 2 है, इसमें से आपको मार्क करना है कौन सा वाला कौन सा सही है। ठीक है, सो इसका नदीश्वर, महोत्सव, महत्य और पित्रादेश, इसमें से आंसर विल बी सी। ए का विल बी 3। नदीश्वर दीर्घ संधि है, ये थोड़ा जिसकी हिंदी स्ट्रांग होगी वो ये लगा पाएगा, नहीं तो कॉमन सेंस से नहीं लग पाएगा। ठीक है, महोत्सव का गुड़ संधि है। देन मातेक्य वृद्धि संधि है। देन पित्रादेश का इट इज यड़ संधि। अगर आपको ये संधि आती है तो अटेम्प्ट करना, जिसका इंग्लिश मीडियम है उसके लिए ट्रिकी रहेगा, प्लीज स्किप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है? अशुद्ध वाले ऐसे क्वेश्चन को एक भी इंसान छोड़कर नहीं आएगा, सबको अटेम्प्ट करना है वाला क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अशुद्ध बताना है। पहला ऑप्शन ही क्या है? एक गुलाब की माला खरीद लेना। कभी एक गुलाब से माला बनती है? ठीक है, गुलाब की एक माला खरीद लेना। ठीक है, गुलाब की एक माला, एक गुलाब की कभी माला नहीं होती। आंसर विल बी 1। ये बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, सबको अटेम्प्ट करना है, इजीएस्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ब्रज भाषा, मैं मथुरा से हूँ तो मेरे को पता है ब्रज भाषा किससे है। और आपको पता है कि सुरसेनी थी, उसको हम क्या बोलते थे एंशिएंट टाइम पे? ठीक है, ब्रज का एरिया था, मथुरा था, उसको सुरसेनी बोलते थे। आंसर विल बी सी, सुरसेनी। सो ये कुछ इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ के नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अतः स्थ व्यंजन नहीं है, कौन सा अंत व्यंजन नहीं है? आंसर विल बी पा। ये व्यंजन नहीं है, बाकी सब है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, पढ़ रखा है तो आप अटेम्प्ट करना, नहीं तो ये रिस्की हो जाएगा जिसकी इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय है, कौन सा प्रत्यय है? आंसर विल बी बी, पूजनीय, पूज प्लस आनी है, तो ये आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 10th, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों का के प्रकार है। सो कौन से प्रकार है? तद्भव, तत्सम, देशज। ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्टली व्याकरण वाली हिंदी है, अगर आपको आता है तो करना। लास्ट मोमेंट पे कोई अब हिंदी पढ़ेगा नहीं। काफी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, सर अभी क्या हिंदी हम पढ़ लें, सी सेट के लिए हम हिंदी का कौन सा सिलेबस करें? अभी कुछ भी नहीं करना है, जो आपको आता है सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू के अलावा कोई सोर्सेज रेफर नहीं करना, कुछ और नहीं पढ़ना है अलग से अभी अभी के टाइम पे। काफी क्वेश्चन बिना सोर्सेज पढ़े हुए आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित दोनों कथनों में से ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सा सही विकल्प है, चयन करना है। इसमें से आपको बताना है इनमें से विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, किसमें हुआ है? ठीक है, सो पहला है संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं। सेकंड, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। आंसर विल बी, कौन सा वाला सही है इसमें? ठीक है, इसमें पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही है, इसमें संज्ञा का सही यूज हुआ है। देन 12th, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए सही विकल्प पर चयन करना है। आपको सही बताना है इसमें से सही वाला कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, सही इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों सही हैं। अगर आपकी व्याकरण पढ़ी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो स्किप, क्योंकि इसमें कोई कॉमन सेंस लॉजिक नहीं लगेगा। आपको आता है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, हिंदी के तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फारसी का शब्द कौन सा है? बानर, इंच, जमाई या आदमी? इसमें फारसी का शब्द है आदमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब ये वाला क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करना है, चाहे जिसकी इंग्लिश मीडियम है चाहे जिसका हिंदी मीडियम है। ये इजीली किया जा सकता है। वैश्या गलत है, वैश्या होना चाहिए। वैश्या क्या सही? ये है। बारात, कभी ऐसे बारात नहीं होता, बारात होता है। ठीक, ये भी गलत है। महात्यम नहीं होता, महात्यम होता है। ठीक है, इतना हम सबने सुन रखा है कॉमन डे लाइफ में। आंसर विल बी शुद्ध है दुर्व्यवस्था। ये सबको अटेम्प्ट करना है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विलोम शब्दों में से एक युग्म गलत है। पेपर क्लियरली देखना कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, इसमें पूछे गलत कौन सा है। सो गलत इज एकता अनेकता। ठीक है, ये वाला गलत दे रखा है, एकता का ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये समझ आया? सॉरी, एहे का दैविक ये गलत है, एहे का दैविक तो नहीं सब होगा, दिए होगा। पारलौकिक होगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? इनमें से कौन सा वाला सही है? संकीर्ण का विष्कीर्ण होता है, बाकी सारे आहार का विहार नहीं होता, निराहार होता है। ठीक है, सो ये सारे कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। ठीक, सो ये वाले आर रॉन्ग। श्याम का श्वेत होता है, श्याम यानी काला, श्वेत यानी गोरा। श्याम का मीनिंग ही कृष्णा होता है। देन 17th, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। आपको बताना है पर्यायवाची के पर्सपेक्टिव से कौन सा वाला शुद्ध है। आंसर इज कुल में और तामरस, ये वाला शुद्ध है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द दे रखा है और उसका पर्यायवाची है, आपको बता मैच करना है कि कौन सी का पर्यायवाची कौन सा वाला सही है। ठीक है, इसमें मधु विल बी माधव, ऋतुरज, कुसुम। ठीक है, देन दिस ब्राह्मण विल बी भूदेव, सुगंधि विल बी सुवास, सौरभ, सुरभि। पत्नी विल बी अंगना, कांता, बासा। सो ये रिलेटिवली इजी है, सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि आपको एक भी कांता, ये नॉर्मल शब्द हैं, डेली लाइफ में सुनते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आदमी पानी का बुलबुला है, ये इजी है। मनुष्य जीवन नशवान है। जैसे आदमी पानी का बुलबुला यानी जो पानी में बुलबुले होते हैं वो कितनी देर रहते हैं? थोड़ी देर रहते हैं, फिर वो फट जाते हैं, वो एंड हो जाते हैं बुलबुले। उसी टाइम से, उसी सेम टाइप से हमारा जीवन भी है, नशवान है। हम थोड़े टाइम तक बुलबुले की तरह चलते हैं, फिर जैसे बुलबुला फूट जाता है वैसे हमारी लाइफ भी फूट जाती है। सो ये हिंदी इंग्लिश वाले दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, दिस इज रिलेटिवली ईजी है। ठीक है, देन तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका क्या होना चाहिए आंसर? अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, ये भी नॉर्मल लोकोक्ति है, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ पैराग्राफ। ये वाले क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है और इसमें सक्सेस रेट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये हमारे बिल्कुल अच्छी जीवन से रिलेटेड है। जनमत की उपेक्षा करके जीवन जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत जानता है। सो इतने ज्यादा लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और मनुष्यता को प्रकाश की उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। क्रांति करने वाले, मतलब हमें क्रांतिकारी होना है, हमें ये नहीं देखना लोग क्या कह रहे हैं। क्रांति करने वाले अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, ऐसे हमारे हमें भी होना चाहिए, और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल से देखकर माध्यमिक बनाते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग इजी है, ये डुएबल है। सो फर्स्ट, साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है? ठीक है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमने पढ़ रखा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, बिल्कुल डायरेक्टली पैसेज से डायरेक्टली आंसर आ जाते हैं। दुनिया की असली ताकत कौन सी है? दुनिया की असली ताकत है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी। ये डायरेक्टली इसमें दे रखा है, उपेक्षा करके जीने वाला आदमी। बिल्कुल सेम टू सेम लाइंस हैं। नेक्स्ट, क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते हैं? कौन सा होना चाहिए? किसकी तुलना नहीं करते हैं? अपने उद्देश्य की।
पड़ोसी इसमें भी डायरेक्टली दे रखा है, उपेक्षा नहीं करते हैं अपने पड़ोसी से, डायरेक्टली आंसर है, ठीक है। देन साधारण का पर्यायवाची क्या है? साधारण इज बिल्कुल जो नॉर्मल होता है, साधारण इज सामान्य। इजी क्वेश्चन है, ये हम सबको आना चाहिए। नेक्स्ट 25, साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है यह बिल्कुल निडर है, बिल्कुल बेखौफ होती है। इधर ही सिंपल डायरेक्टली ये दे रखा है, साहस, बेखौफ, बेडर, ठीक है। ये बिल्कुल डायरेक्टली ये पैसेज का पार्ट है, ये हम इजीली कर सकते हैं, सारे पैसेज में से उठाए हुए हैं। अब इंग्लिश सेक्शन पे मूव कर रहे हैं, उससे पहले किसी को कुछ डाउट? गाइस ये समझ आ गया? Yes. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन से। ये भी इंग्लिश के काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। डैश ही वर्क, डैश ही फेल्ड। दो ही वर्क, उसने काम किया था मगर येट उसके बावजूद भी वो फेल हो गया। इसमें कोई और नहीं आ सकता, हार्डली, सूनर, अदर, ही वर्क, कोई सेंस नहीं बनाएगा अदर, नो, सूनर, हार्डली। सो इजीली ए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देन 27, fill in the blank, dash one of the boys was in the playground। see either जब आता है और आता है, neither जब आता है नॉर आता है। इधर और या नॉर है नहीं है, all। अगर आप all फिट करते हो, all one of the boys, all मतलब बहुत सारे, one मतलब एक, कोई सेंस बना रहा है नहीं। एवरी वन, एवरीवेयर, ये वाला सही है, इट्स एवरी वन, सारे की सारे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एवरी। नेक्स्ट 28, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना कौन सा करेक्ट है। ही इज टू रिच टू नॉट टू स्टार्व, ही इज टू रिच एंड ही स्टार्व, ही इज रिच एनफ टू स्टार्व, या ही इज टू रिच टू स्टार्व। वो इतना अमीर है कि वो स्टार्व, ही इज टू रिच टू स्टार्व। ये प्रॉपर पैसिव सेंटेंस है। आंसर इज ही इज टू रिच टू स्टार्व। ये कॉमन सेंस बेसिक सेंटेंस। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें से करेक्ट एंटोनिम कौन सा है। ग्लूमी का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट। ग्लूमी यानी सैड रहना, उदास रहना। सो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? उदास है कोई यानी कि वो चीयरफुल है, उसका ऑपोजिट ग्लूमी यानी सैड, चीयरफुल यानी हंसी मजाक जो करने वाला, इंजॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट यानी कि जो रेकलेस है, केयरफुल नहीं रहता है, ठीक है, सावधान नहीं होता है। अब इनडिस्क्रीट का ऑपोजिट क्या होता है? प्रूडेंट, जो समझदार है, सावधान रहता है। बेसिक क्वेश्चन डायरेक्टली, ये नॉर्मल इंग्लिश यूसेज वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, बहुत अच्छी, जो सबने पढ़ रखा है, जो ब्यूटीफुल बहुत लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा लिखना, कैलीग्राफी, ठीक है। अब स्टाइलिश राइटिंग लिखना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच रिप्लेसेस द गिवन सेंटेंस। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन इज कॉल्ड। काफी लोग जब पैसेज खत्म हो जाता है पीएस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? पीएस का मतलब क्या होता है? पोस्टस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है एनीथिंग दैट इज रिटन आफ्टर द लेटर इज साइन। सारा लेटर खत्म होने के बाद जो ऊपर बात रखना चाहते थे नहीं लिख पाए तो लास्ट में वो पीएस लिख देते हैं। पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। आंसर विल बी पोस्टस्क्रिप्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इन चारों में से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? कौन सा होना चाहिए गाइस? शैली, सौम्य, ऑब्लिटरेट कौन सा सही होता है स्पेलिंग? D. ऑब्लिटरेट, डी, ठीक है। इसमें मत करना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में, जैसे बिलीव क्वेश्चन दे देता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन में केयरफुल रहना है, ठीक है। आंसर विल बी ऑब्लिटरेट, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिनोनिम फाइंड करना है। करेक्ट सिनोनिम यू हैव टू फाइंड। रिमोट्स, ठीक है। रिमोट्स का सिनोनिम करेक्ट क्या होना चाहिए? रिमोट्स यानी गिल्टी होना, पछतावा होना। रिवोल्ट का क्या, इसका रिमोट्स का क्या होगा? रिग्रेट करना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से पैसिव का करेक्ट वर्ड है? हु हैज कट द ट्री, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा गाइस? हु हैज कट द ट्री। So by whom has the tree been cut? वेरी गुड। जब पैसिव आता है तो उसमें अधिकतर ये बीन कट वाली चीज सही होती है। बाय whom has the tree been cut, ये पैसिव फॉर्म है, ठीक। नेक्स्ट, चेंज इनटू द डायरेक्ट फॉर्म। हाउ डू यू नो दिस? आपको बताना है हाउ डू यू नो दिस। इसकी चेंज इनटू डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म चेंज करो। इसका क्या होना चाहिए? इसका आई, करेक्ट फॉर्म क्या होगी? पढ़ लो आराम से। आई टोल्ड हिम हाउ आई न्यू दैट, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, आई आस्क्ड हिम हाउ आई न्यू दैट, एंड आई आस्क्ड हिम दैट हाउ ही न्यू दैट, ठीक Sir, है। I asked him how he knew that. वेरी गुड। आई आस्क्ड हाउ ही न्यू दैट, ठीक है। हाउ डू यू का हाउ ही हो जाएगा इसमें सीधा। नेक्स्ट, choose the correct option to find out the meaning of the idiom to end in smoke।
टू एंड इन स्मोक का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, जो भी आपने मेहनत करी जल के राख हो गई. टू फाइंड आउट द स्मोक, टू फाइंड आउट द रिजल्ट इन द एंड, टू कम टू द एंड, या टू हैव नो रिजल्ट, टू कम टू नथिंग. स्मोक यानी सब जो मेहनत करी सब जल के खत्म हो गई, हमारी मेहनत सब बेकार. आंसर विल बी टू एंड इन स्मोक इज D. डी, टू हैव नो रिजल्ट. हम बेसिक थोड़ा भी आता है हम इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है. टू ब्लो वन हॉर्न, ये हम सब करते हैं, अपनी तारीफ खुद ही करना. ठीक है, इसका मतलब सीधा टू बोस्ट अबाउट आवर, अपने बारे में ही ओन हॉर्न, अपनी ही बातें बताते जा रहे हैं. ठीक है, सो ये इजीली किया जा सकता है, वन हॉर्न्स. ठीक है, इसमें हिंट भी, अगर किसी को नॉलेज भी नहीं है इंग्लिश की इतनी, तो वन हॉर्न यानी कि अबाउट वन सेल्फ, ये डायरेक्टली से आ रहा है. अगर आपको नॉलेज नहीं है इंग्लिश की तब भी आप ये सिंपल कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर. पंक्चर को ठीक करने के लिए आपको सेलेक्ट ऑर्डर इसमें डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा. पहले तो आप टायर को रिमूव करोगे, ट्यूब को रिमूव करोगे और उसको वाटर में डिप करोगे. ठीक है, देन उसके बाद मार्क द स्पॉट एंड अप्लाई द पंक्चर. पंक्चर को स्पॉट अप्लाई करो. फिर उसके बाद वेट फॉर द मटेरियल टू ड्राई. जब आपने गीला कर लिया उसको ड्राई करने के लिए, फिर लास्ट में आप फिक्स द ट्यूब एंड टायर. लास्ट में आप टायर को फिक्स करोगे. थोड़ा सा आराम से पेशेंटली इसको आंसर करने का ट्राई करोगे तो डूएबल है. नेक्स्ट, वी डैश आरसेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस. हम अपनी सिचुएशन से, वक्त और हालात से समझौता कर लेते हैं. अब इसमें समझौता क्या है? वक्त और हालत से समझौता यानी हम अडेप्ट हो जाते हैं. ठीक है, समझौता कर लेते हैं अपने हालत से, अडेप्ट. समझ आया ये? ठीक है, नेक्स्ट अब ये पैसेज है, एक बार ये पैसेज पढ़ लेते हैं. लीडरशिप के ऊपर है पैसेज है. ठीक है, leadership studies is an emerging discipline and the concept of leadership will continue to change. leadership वाला concept change होता रहेगा. leadership lore is defined as an influence among leaders and followers who want real change and outcome that reflect their purpose shared by the leaders and their followers. Influence, अब influence के बारे में, influence means that the relation among the people is not passive. However, also part of this definition is that influence is multidimensional. हर जगह influence होता है. It does not use order or threats to make somebody do something. Leadership is something a leader does to a follower. However, leadership has an effect in both direction. leadership का दोनों डायरेक्शन पे इफेक्ट होता है. In most organizations, superior influence subordinates, but subordinates also influence the superior. The people involved in the relationship want real and important change. Leadership involves creating change, not maintaining what normally happens. Leaders are change maker. In addition, the changes sought are not dictated by leaders, but reflect the purpose that motivates them toward this most preferable outcome. An important aspect of leadership is influencing other to come around a common vision. ठीक है, लीडरशिप का यही मेन होता है, कॉमन विजन. Thus, leadership involves influence of a people to bring about a change towards a direct future. जैसे गांधी जी थे, उन्होंने लोगों इन्फ्लुएंस करा लोगों को नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस से टू ब्रिंग अबाउट द चेंज. उससे रिलेटेड यू हैव टू टेल द आंसर. ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस्ड इन दिस पैसेज आर, क्या होना चाहिए? कौन सा वो पैसेज में डिस्कस किया है लीडरशिप का गाइस, जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग? शैली, सौम्या, पीयूष, अभी, छवि, अंजलि. इंडिविजुअलिस्टिक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली, एक्सेप्शनल. क्या लीडरशिप इंडिविजुअलिस्टिक होती है? क्या वर्टिकल होती है? हॉरिजॉन्टल होती है? मल्टी डायरेक्शनल बताया था, यानी एक्सेप्शनल होती है. इसमें सबसे अलग लीडरशिप की इंपॉर्टेंस, एक्सेप्शनल. नेक्स्ट, लीडरशिप स्टडीज इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन. हमने पैसेज में पढ़ा था, तो इसमें आपको बताना है लीडरशिप स्टडीज इज एन एलैबोरेट फील्ड. लीडरशिप स्टडी इज एन इवॉल्विंग डोमेन इन लीडरशिप. लीडरशिप स्टडी इज अ वैलिड फील्ड. वैलिड और इनवैलिड की तो बात ही नहीं कही है. लीडरशिप स्टडी इज एन एस्टैब्लिश्ड फील्ड. तो इसमें क्या था? इज एन इमर्जिंग. इमर्जिंग डिसिप्लिन, इमर्जिंग का मतलब इवॉल्विंग. इवॉल्विंग हो जाएगा, बी हो जाएगा. ठीक है, ये इजी डायरेक्टली पैसेज से लिया हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शन. लीडरशिप एक्शन का क्या आउटकम होता है? फर्स्ट, मूवमेंट टुवर्ड्स द विजन ऑफ अ मेजॉरिटी. मूवमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ अथॉरिटी ऑफ अ लीडर. मूवमेंट टुवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर एंड द फॉलोअर. हमने ये पढ़ा था सेम टू सेम, एग्जैक्टली. सी ऑप्शन में बिल्कुल क्वेश्चन पैसे से उठाकर दिया जाता है. किसी की इंग्लिश अगर वीक है तो हम डायरेक्टली पैसे से उठाकर कर सकते हैं. नेक्स्ट, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन. ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, ऑर्गेनाइजेशन या लोर. लोर, ये सारे ऑड वन आउट बेसिक क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज. इस पैसेज की मेन थीम क्या है?
फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, क्या इसमें कंट्री की बात है, क्या इसमें पॉलिटिक्स की बात है, क्या इसमें डिस्कशन फॉलोअर्स की बात है, डी या इसमें लीडरशिप की बात डी है? हो गया पैसेज इज ऑल अबाउट Leadership. लीडरशिप। बेसिक इजी था, टफ था, ठीक है। नेक्स्ट, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, पेन पेपर कॉपी निकालो, ठीक है, सॉल्व करना है पहले आपको, फिर मैं बताऊंगा। इफ x प्लस 1/x इज 2, आपको फाइंड करनी है वैल्यूज की, ठीक है। अभी इजी क्वेश्चन है, ऐसे टर्म्स देके घबराना नहीं है किसी को भी, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे x प्लस 1/x 2 होता है, सो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। सॉल्व करने के बाद ये हमारी 2x, x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई, इसको याद रखना। नाउ कमिंग टू दिस इक्वेशन, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। जब हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी थी x प्लस 1 2, तो हमने x स्क्वायर प्लस 1x की वैल्यू क्या निकाली थी, x स्क्वायर प्लस 1x की वैल्यू हमने निकाली थी 2x पहली बार 2x. सॉल्व करने के बाद। सो हम 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x, जो हमने पहली इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें से, अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने 2x जो हमने पहली इक्वेशन निकाली प्लस 4x। जब हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं, सो आंसर इजीली आ जाएगा 2/5 डिवाइड करने के बाद, आंसर विल बी 2/5। इजी था, टफ था, ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है। नेक्स्ट, HCF दे रखा है 3056 और 657 का 9। आपको LCM फाइंड आउट करना है इन दोनों का, LCM क्या होगा, ठीक है। सो LCM का फॉर्मूला होता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 306 इंटू 657, ठीक है, और जो HCF है, HCF इंटू LCM ये आ जाता है, कितना होता है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, आंसर विल बी 22338। दिस फॉर्मूला यू शुड लर्न, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आंसर विल बी सी, ये याद कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला दोबारा से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.235 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.235 ये दे रखा है, लास्ट के 2 डिजिट में से 235 माइनस 2 कर लेंगे अपॉन 990 इसकी वैल्यू, आंसर विल बी 23990, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओजाइव कर्व है फॉर मोर देन टाइप्स एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंटरसेक्ट किस पे करता है, मीडियम, मतलब कौन सा वाला कहाँ मोर देन टाइप लेस देन टाइप कौन सा होगा इसमें, बेसिक, ओरिजिन, मोड, मीन या मीडियन, ये आपको आना चाहिए थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ा होगा। इट इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है, मीडियन पे वो करता है मर्ज। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1/1, 5 2 और 9 5, ये तीन है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसे x1 y1 लिख सकते हैं, 5 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 y2, 9 5 को क्या लिख सकते हैं, x3 y3। इसको हमने वैल्यू दे दी तीनों को। अब अगर ये तीनों कोलिनियर लाइन पर है, तो इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y3 माइनस y2, x3 माइनस x2। ये हमने वैल्यूज जो दी थी पहले, जो इसकी वैल्यूज दी थी इन तीनों की, अब वो हम वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। सो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 माइनस एक्स, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 9 माइनस 5। इसके इजीली सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी -1, आंसर इज -1। समझ आया ये, ठीक है, इट्स नॉट टफ, ये अटेम्प्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स दे रखे हैं ईच, जिसका वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर क्यूब, दे आर ज्वाइंट, ये 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया, 2 क्यूब को जब ज्वाइन कर देते तो क्या बन गया, क्यूबॉइड। टू एन एंड, देन आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का, 2 क्यूब को ज्वाइन करने के बाद उसका सरफेस एरिया क्या होगा। सो जब वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की वॉल्यूम इज ए क्यूब की वॉल्यूम क्या दे रखी है 27, हमने 27 निकाल दी। अगर इसकी इससे ए की साइड क्या आ जाएगी 3, सो क्यूब की साइड क्या हो गई, क्यूब की 3 साइड हो गई। अगर 3 और 3, जैसे 2 क्यूब है 3 और 3, अगर 3 और 3 साइड मिल जाती है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी आ जाएगी 6, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 3 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज के बाद इसका सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इज 2। फॉर्मूले प्लीज याद कर लेना, सिलेंडर, क्यूबॉइड के, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। 2 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 हमने लेंथ फाइंड आउट करी थी, 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 से 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। नाउ व्हेन यू सॉल्व, आंसर विल बी 2 इंटू 45
दैट इज 90 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर 90 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग, इनमें से कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपको पता लगाना है। अब ये अगर पेशेंटली कामली लोगे तो इसमें इजीली डूएबल है। पहला कि जो एक ट्राइंगल है वो कितने फॉर्म हो रहे हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। पहले ये देखो कि एक छोटा वाला, सबसे छोटा वाला देखो, सबसे छोटे वाले कितने हैं, ऐसे 1 2, ठीक है, ये टोटल 6 हो रहे हैं। उसके बाद आप आओगे कि जो दो ट्राइंगल को मिलाकर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, जैसे 1 2 और ये 3, 6 + 3। ठीक, अब चार वाले उससे कितने आ रहे हैं, अगर जो जिसके 4 है, ये आंसर विल बी 1। ठीक, आंसर विल बी 6 + 3 प्लस ये 1, एक ट्राइंगल, प्लस ए के लास्ट वाला ट्राइंगल बच जाएगा बड़ा वाला 1। आंसर विल बी 11। समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे काउंट करना है। पहले देखना आप एक से कितने बन रहे हैं, फिर 2 स्टिक से कितने बन रहे हैं, फिर 4 स्टिक से कितने बन रहे हैं जिसमें 4 ट्राइंगल आ जाए, फिर एक ट्राइंगल कितना बन रहा है, सबसे एक छोटा वाला, फिर 2 ट्राइंगल को मिलाकर कितने, 3 ट्राइंगल को मिलाकर नहीं एक भी दिख रहा, 4 ट्राइंगल को मिलाकर कितने और 6 को मिलाकर कितने। आंसर विल बी 11। ये इजीली डुएबल आप कर सकते थे। देन नेक्स्ट, मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू लगाकर, सो सपोज सेकंड वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ 100 वाला, 4 18 48 और 100 वैल्यू मैंने प्लेस कर दी 180। और इसमें डिफरेंस देखना है, इन दोनों में डिफरेंस 14 का है, इसमें 30 का, 52 और इसमें डिफरेंस है 80 का। अब दोबारा और डिफरेंस देखता हूँ तो 16 22 28, इसमें 6 का डिफरेंस, इसमें 6 का डिफरेंस। सो ये सिमेट्री बन रही है 6 6 के इतने डिफरेंस की। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे, शुरू के 2 ऑप्शन सॉल्व करोगे, ये दोनों की वैल्यू प्लेस करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। शुरू के 2 ऑप्शन में से ही अधिकतर एक ऑप्शन हो सकता है, सो आंसर विल बी 100। सो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। अगर आपको कोई टफ लग रहा है सो आप वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 196 है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 300 चिल्ड्रन। अगर गर्ल, जो गर्ल है उसको गेन हो रहा है 1 रुपए का, बॉय को गेन हो रहा है 50 पैसे का, आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। सो इसमें आप सपोज बॉयज की वैल्यू x रख लो, गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी 300 माइनस x, क्योंकि टोटल चिल्ड्रन कितने 300। अगर बॉयज x है तो गर्ल्स को बॉयज में से अलग कर दो तो आंसर गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 300 माइनस x। नाउ अब इक्वेशन वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि टोटल कितना डिवाइड हो रहा है 900 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बॉयज और गर्ल्स में। सो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 300 माइनस x, क्योंकि गर्ल को 1 पैसा मिल रहा है, इंटू 1, 300 माइनस x इंटू 1, ठीक है, कितना, प्लस बॉयज कितने थे x, और बॉयज को कितने पैसे रुपए मिल रहे हैं 50/100। ये समझ आ गया 50/100 क्यों करा, क्योंकि 1 रुपया और 50 पैसा है, पैसे को रुपये में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करता हूँ तो 50/100 हो जाएगा, इक्वल टू 196। ये हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया। ये फॉर्मूला आप बनाते हो तो 300 माइनस x प्लस x/2 इज इक्वल टू 196 माइनस x/2 इज इक्वल टू माइनस 104। आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 208। सो टोटल कितने हुए 208 नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि हमने बॉयज रखा था कितना 208। अगर इसमें पूछा था गर्ल्स कितनी हुई टोटल, सो हम 300 में से x माइनस किया था गर्ल्स की वैल्यू के लिए, तो 300 में से 208 कर देंगे। अगर गर्ल्स पूछा जाता है, इसमें बॉयज पूछा तो 208। समझ आ गया, वैल्यू हम x अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई और 2x माइनस 1 है, ये फैक्टर्स हैं इनमें से किस पॉलिनोमियल के ये फैक्टर हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सो जब पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं आंसर 0 आता है, ये उस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे जब आंसर 0 आएगा, तभी वो कोई भी रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, तभी ये उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालोगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 4। सिमिलरली 2x माइनस 1 0, इसमें 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2, ये दोनों वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसमें हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से लगा, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मैं सेकंड वाले ऑप्शन में लगाऊं, जैसे पहले भी मैंने 100 में लगाया था, इधर भी मैं सेकंड का लगाऊंगा, क्योंकि बीच वाला ऑप्शन सी, इसमें माइंडसेट क्या होता है, यूपीपीसीएस को पता है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे, यूपीपीसीएस को पता है ये हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन होते हैं काफी सारे, तो अगर वो पहले ही ऑप्शन में रखेगा तो वो समझ जाएगा, बच्चे का टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा कि पहला ही ऑप्शन रखा, पहले में पहला ही आंसर मिल गया।
पर यूपीपी से एट द सेम टाइम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता, वो बहुत कम चांसेस है कि वो फोर्थ ऑप्शन पे डाले कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ पे जाओगे, तो वो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए यूपीपी से वो भी ट्राई नहीं करेगा, वो ट्राई करेगा सेकंड या थर्ड में आपका आंसर निकल आए, तो आप स्टार्ट करना सेकंड से, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर हिट एंड ट्रायल में ऐसे जाना। सो हम सेकंड वाली इक्वेशन ले ले रहे हैं हिट एंड ट्रायल पे, 2x³ माइनस 7x² माइनस 5x प्लस 0, ये इक्वेशन है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई थी 4 वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और x की ये सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आएगा। सिमिलरली x की जो वैल्यू थी 1/2 जो इससे आई थी, वो इस इक्वेशन में आप रखोगे, सो आंसर विल बी अगेन 0। सो हमें 0 0 अगर आंसर मिल गया, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर कुछ नहीं बचता 0 बचता है तो उसका फैक्टर है। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, इधर से वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी, सॉल्व करा तो 0 आ गया। इजी है टफ है? ठीक है, आई होप किसी को पैनिक नहीं होगा, क्वांट और रीजनिंग से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और 0 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 is related to 2190 and 14 is related to, अब इधर प्लस तो करना नहीं है, सी प्लस और मल्टीप्लाई से होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर है। जब इतने बड़े नंबर आए थे 13 2190 से कैसे रिलेटेड है, इसका मतलब है कि अगर मैं स्क्वायर भी करता हूँ तो स्क्वायर में भी 256 मतलब बहुत कम स्क्वायर होगा 279 वगैरह, पर अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो क्यूब करने से ही इतना बड़ा नंबर मिल सकता है। सो आपको कॉमन सेंस से समझ आना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन प्लस ये स्क्वायर से नहीं आएगा, इतना बड़ा नंबर 13 से रिलेट हो रहा है तो वो क्यूब से हो रहा होगा, ये आपको पता चल जाना चाहिए। तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197, ठीक है, उसमें से माइनस 7 करा तो ये 2190 आया। सिमिलरली 14 का मैं क्यूब करूंगा, 14 का इफ आई डू द क्यूब 2744 आएगा। जैसे मैंने 13 के क्यूब में 7 माइनस किया था, अब मैं इधर भी 7 माइनस करूंगा, 7 माइनस करा 2737 आया, आंसर विल बी डी 2737। समझ आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट 57, इन अ सर्कल इफ रेडियस इज डबल, अगर सर्कल में रेडियस डबल कर दिया तो व्हाट हैपेंस टू द एरिया, उसके एरिया को क्या होगा। अब सर्कल का एरिया क्या होता है गाइस, ये याद है, ये तो बेसिक एरिया है, ये सबको याद होना चाहिए। प्रशांत, अरुण, पीयूष, दिवाकर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो अल्ट्रा बेसिक है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बेसिक होता है। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियस आपको डबल करना है, रेडियस अब हम 2r कर दे रहे हैं, ओरिजिनल r था, नाउ 2r कर दिया, वैल्यू पुट कर दो नए सर्कल की, नए सर्कल की वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर वैल्यू होती है, तो पाई 2r नए सर्कल की वैल्यू, हमने रेडियस डबल कर दिया 2r कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पहले वाले से कंपेयर करने, पहले वाले की एरिया क्या था 4r स्क्वायर, कितना टाइम्स बढ़ गया, इट इज 4 टाइम्स, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये सर्कल दे रखा है, अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x और y की वैल्यू, इसकी एडजेसेंट क्या है ये, ठीक है, देन इसकी एडजेसेंट क्या है ये, अगर x, अब पहले हम x निकाल रहे हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू उसके ऑपोजिट क्या है 14 प्लस 16, ठीक है, आंसर x की वैल्यू 18। नाउ 11 प्लस 9 और इस के सामने क्या है 13 प्लस वाई, 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 प्लस 9, इसमें आंसर y इज 7। सो ये इजीली x 18 और y 7। सो ये टफ है, इजी है इतने क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट 59, द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी वैल्यू डज नॉट चेंज नहीं होगी इफ द कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ऑल द स्कोर्स ऑफ अ सीरीज। स्टैंडर्ड, सीधे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, आंसर विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वैल्यू सेम रहनी है, स्टैंडर्ड रहनी है। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी रिस्क लेके मार्क कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इफ अ साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर आर डबल, साइड लेंथ अगर स्क्वायर की डबल हो गई है, सो देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज, कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हो जाएगा वो बताना है। साइड, अब सपोज स्क्वायर की साइड कितनी है, ए स्क्वायर की साइड है, अब क्या बोल रहा है स्क्वायर की साइड डबल हो गई, चलो मैंने स्क्वायर की साइड डबल कर दी, 2a कर दी, न्यू स्क्वायर की साइड 2a, पहले a थी फिर 2a कर दी, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का ए स्क्वायर, सो एरिया नए वाले का क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, जब साइड मैंने डबल कर दी। अब आपको बताना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, सो नया जो था एरिया 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पुराना वाला अपॉन ओरिजिनल 2 स्क्वायर, आंसर विल बी 3a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, जो ओरिजिनल होता है वो नीचे रखते हैं, इज इक्वल टू 3%, 3 टाइम्स। इजी टफ, ठीक है, ये गला हो गया 60। किसी को कुछ और डाउट इसमें अभी तक समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट
61 क्वेश्चन आपको बताना है बाई डिवाइडिंग ये, अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। जैसे 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसको आपको इससे डिवाइड करना है। अब ये अल्ट्रा सुपर बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। अब इसमें x की वैल्यू निकालो पहले, -3x/2 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू -3/2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2/3। इससे मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई x की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे, 2/3 x³ -6x² + 2x -4 है। अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2/3 क्यूब -6 इंटू 2/3 स्क्वायर + 2 इंटू 2/3 -4। ये मैंने बस वैल्यू पुट कर दी। अगर आप वैल्यू पुट करके डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी -136/27। आंसर डी। सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाने का आया ही नहीं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा है किसी को कुछ डाउट अभी तक? ठीक है, डू आई होप डूएबल लग रहा है, सी सेट इट्स इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। अब आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब पहले घबराना नहीं है, इसका हम थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे। इसको हमने थोड़ा बड़ा करा। अब इसको पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में परसेंटेज पता चल जाती है, क्योंकि ट्राइंगल में टोटल 180 डिग्री होता है, तीनों साइड्स का वो डिग्रीज मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो मुझे 180 डिग्री करना है, मैंने ट्राइंगल्स को मिला लिया। अब ये 55 है, 30 है, 180 में से 55 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 95 डिग्री। और आपको पता है स्ट्रेट जब लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, उसका एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, सो इधर ये 95 डिग्री है, 95 डिग्री 180 में से माइनस करो तो कितना आएगा, 85 डिग्री। क्योंकि ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में 180 डिग्री होता है, 95 और इधर माइनस किया 180 में से तो 85 डिग्री। अब मुझे इसका 85 डिग्री मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। ट्राइंगल का कितना डिग्री होता है टोटल, 180। 180 में से 85 माइनस कर दूंगा, 45 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा ये। ठीक, अब आपको पता है कि ये टोटल स्ट्रेट लाइन का डिग्री 180 होता है, और इसका यहाँ पर अगर 50 डिग्री आ रहा है तो 180 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री। आंसर सी। टफ था, इजी था, बस आपको थोड़ा पोस्टमार्टम, ठीक है, इजी पोस्टमार्टम करना है, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग इज 11, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, मीडियन के लिए इस नंबर को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज 3 6 7 9 10 k + 6 15 देन 20 21। इसको हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसमें ट्रिकी क्या है, n का मतलब क्या, इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का n + 1/2। n टोटल डिजिट कितने हैं, इसमें टोटल डिजिट है आपके 9। ठीक है, 9 + 1/2 करोगे तो 10/2, 10/2 करके डिजिट कौन सी होगी, फिफ्थ। अब इसमें फिफ्थ डिजिट क्या है, इसमें फिफ्थ डिजिट 10 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें k की वैल्यू पता नहीं चलती है। आई डोंट नो यूपीपीसीएस ने क्या आंसर रखा है इसका, सो इसमें k की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो मैं इसको स्किप करके आता इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर n सेटिस्फाइंग। आपको नंबर ऑफ इंटीजर बताना है, आपको स्पेसिफिक इंटीजर नहीं बताना, आपको बताने कितने इंटीजर इसमें रखकर वैल्यू सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सो आप वैल्यू रखो कि कितने इंटीजर की वैल्यू सेटिस्फाई होगी। n में अगर आप 2 रखते हो तो -2 + 2 ग्रेटर, और 2 × 2, और इसको भी ब्रेक डाउन कर लो, जैसे 2n 4 है तो n की वैल्यू 4/2, n की वैल्यू ग्रेटर 2 हो जाएगी। पहले सिंपल में सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन करना, जब मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तब मुझे 0 मिलेगा, सिर्फ n की वैल्यू 2 रखने के बाद 0 मिलेगा, हाइंस इंटीजर इज 1। सो ये वैल्यू पुट करके आपको पता चलेगा सिर्फ 2 से ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन 2 रखने पे सेटिस्फाई हो रही है, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, आपको बताना है 3 डिजिट लार्जेस्ट। ये नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया बिल्कुल। ठीक, सी ये जो इक्वेशन दे रखी है, इन इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब ये 2n > 4 है। अब इसको पहले तो छोटा वो कर लो, ब्रेक डाउन कर लो, n > 4/2, n > 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये मेरे पास 2 इक्वेशन मिल गई। पहली इस इक्वेशन में अगर मैं 0 रखता हूँ, सपोज पहले 0 रखते हैं, अब -0 + 2 > 0 रखा, सो क्या इसका होगा -n + 2, 0 रखने के बाद +2 > 0। ठीक, अगर इसमें 0 रखता हूँ, अब इसमें भी 0 रखो, इसमें 0 रखोगे 2 × 0 > 4। क्या ये 0 इज ग्रेटर 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 0 से, नहीं हो रही। नो, सिमिलरली आप 1 रखो, आप 1 रखोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगी,
ठीक है, जैसे -1 +2 होगा और इसमें -2 हो जाएगा, इसमें भी 2 है ग्रेटर देन 4, 2 इक्वल टू -1 रख रहा हूँ ग्रेटर देन 4, ये कितना हो जाएगा -2 ग्रेटर देन 4। क्या -2 4 से ग्रेटर है 1 रखने के बाद? No. वो सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखता हूँ, पर मैं अगर 2 रखता हूँ, अब मैं 2 रख के देखूंगा, -2 + 2 ग्रेटर देन 0, Okay. 2 × 2 हाँ इज जी, ग्रेटर देन 4, ये 2 में सेटिस्फाई होगी, बाकी वैल्यूज में नहीं होगी। सो आपको नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना, नंबर ऑफ इंटीजर कितने ऐसे नंबर पे हो पाएगा, 0 1, अगर 0 1 पे भी सेटिस्फाई हो जाता और 2 पे भी हो जाता तो कितने नंबर हो जाते टोटल? 3, पर हमने देखा 0 पर नहीं हो रहा, 1 पर नहीं हो रहा, सो इसमें एक पे ही हो रहा है, ओनली 1 इंटीजर पे। जब आप 2 रखोगे तब ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। सो नंबर ऑफ इंटीजर इज 1 ओनली, दैट इज 2। समझ आया पीयूष? Yes. नाउ नेक्स्ट इज 65, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताना है। अभी इजी, 999 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 333, इधर 6 है, ये भी 2 से चला जाएगा, और इधर भी 8 है, 2 से चला जाएगा। कौन सा बच जाएगा बेचारा? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने से होते हैं या 1 से मल्टीप्लाई होते हैं, सिर्फ अपने से 1 से, और किसी से नहीं हो पाएंगे। ये 3 से हो जाएगा, ये दोनों 8 है और 2 है, 2 से हो जाएगा। बचेगा कौन सा? जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, प्राइम यानी कि 997, ये कुछ से होगा। ये 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था, समझ आ गया? इतना बेसिक क्वेश्चन है, इसमें 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, ये वैल्यूज पुट करने का आ गया। ए की इसमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, बी की ये वैल्यूज दे रखी हैं, सी की ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब आपको वैल्यू इनकी डिफाइन करनी है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है। अब देखो a माइनस बी है, अब a के में से b अगर माइनस करोगे, a रहेगा, b चला गया, c चला गया, ठीक है। सिमिलरली g चला गया। ऐसे ही सारे नंबर, इफ यू ब्रेक डाउन सारे नंबर माइनस करने के बाद बस ये सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है माइनस करने के बाद, आंसर विल बी b। आप सॉल्व करोगे, बस वैल्यूज पुट करके वो नंबर्स हटाते जाओगे, आंसर लास्ट में ये हो जाएगा इनफिनिट, नथिंग, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। अब ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आर्यभट्ट, थेल्स, पाइथागोरस, आर्किमिडीज। आर्यभट्ट मत कर देना, कितना भी वो अच्छा लगे। 0 करी थी। पाई की वैल्यू किसने करी थी गाइस? Archimedes. आर्किमिडीज ने, ठीक है। ये अनप्रेडिक्टेबल ऐसे क्वेश्चन आई थिंक पहले पूछा नहीं है। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 years is 10%, एट 10% एनुअल रेट इज 12। जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, जो 2 साल के ब्याज पर दिया गया था 10% पे, उसका डिफरेंस 12 है। सो आपको फाइंड आउट प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करके जो डिफरेंस होता है वो PR² / 100² होता है। ये याद रख लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अगर डिफरेंस निकलता है तो। इसमें वैल्यू करोगे, पी की वैल्यू मेरे को नहीं पता अभी, आर कितना दे रखा है 10% एनुअल इंटरेस्ट, R/100 into 100 is equal to डिफरेंस कितना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट इज एट ₹12। अब मुझे प्रिंसिपल इसका फाइंड आउट करना है। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, इसमें पी की वैल्यू आ जाएगी 1200। सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है और इजीली आंसर आ जाएगा। समझ आया ये? बस ये इक्वेशन वगैरह याद रखना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, जो सूर्य है उसने 45 पेन सेल करे, बट उसको लॉस जो हुआ है इज इक्वल टू द सेलिंग सफर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। उसे 5 पेन को ज्यादा नुकसान हो गया। व्हाट इज इज टोटल लॉस परसेंटेज? उसका लॉस परसेंटेज कितना होगा? सो लॉस परसेंटेज उसका टोटल ये 5/45 + 5 × 100, इतना उसका ये कॉस्ट प्राइस होगा। लॉस ये है और परसेंटेज आपको निकालनी है, ठीक है। लॉस उसका 5 पेन पे हुआ है, 5 पेन पे लॉस है, और ओरिजिनल इसकी प्राइस 45 + 5 होगी, क्योंकि 45 का सेल किया और उसे 5 का और लॉस हुआ है, सो उसकी 45 + 5 कॉस्ट प्राइस रही होगी। सो आंसर विल बी 5/50 × 100, आंसर विल बी 10%। समझ आया? इजी क्वेश्चन है, डूएबल है। नेक्स्ट, द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन x + y³ + x - y³ इज, ठीक है। अब ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, अगर आपको इसकी वैल्यू आपने इसकी वैल्यू पढ़ रखी है, सो आप यू कैन अटेम्प्ट, नहीं तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट। फॉर एग्जांपल x + y का क्यूब की वैल्यू होती है x³ + y³ + 3xy + x + y। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर लेना फर्दर, सिमिलरली x - y का क्यूब की वैल्यू होती है x³ - y³ - 3xy x - y। ये फॉर्मूला है, ये यू हैव टू लर्न, ठीक है। इसमें कुछ सोल्यूशन, कोई शॉर्टकट नहीं है।
फिर इन दोनों को, इनकी वैल्यू आपको आती है, इन दोनों की वैल्यू को आप पुट करोगे, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बस मैंने वैल्यू पुट करी है। 2x³ प्लस 6xy² इज इक्वल टू 2x² प्लस 3y²। ठीक है, आंसर विल बी बी। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यू पुट करनी है, इसमें कोई लॉजिक या कॉमन सेंस नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रटे होने चाहिए तो यू कैन टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन, इसमें जो वर्क कैपेसिटी ऑफ ए है इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि एक्स की कैपेसिटी कितनी है 3x और बी की कैपेसिटी कितनी है x, 3 टाइम्स है। देन बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, दोनों 3x और ये बी 15 डेज में काम पूरा कर दे रहे हैं। नाउ आपको फाइंड आउट करना है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल वर्क, ए अलोन कितने दिन में काम फिनिश करेगा। ए अलोन जब आ जाएगा, अब हमें अलोन की वैल्यू निकालनी है, ये बी की वैल्यू, ए अलोन की वैल्यू 1/3x अपॉन 1/15, ये टोटल डेज कितने हैं। अब मैं ए अलोन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इससे एक्स की वैल्यू विल बी 20, ए अलोन की वैल्यू एक्स। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस। ठीक, देन यू कैन पुट, ये हो जाएगा CP अपॉन HP इक्वल टू 30/40, 3/4। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा। सो ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना होगा 3 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन ओरिजिनल प्राइस होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इधर कितना है 3 इंटू 100, कितना हुआ 33%। समझ आया ये क्वेश्चन? दिस इज 33.33%। इजी, कुछ फॉर्मूला ही लगाना था, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ये इक्वेशन सॉल्व करके। बस आपको इक्वेशन समझ आनी चाहिए, बिल्कुल आराम से शांति माइंड से जो क्वेश्चन बोला है वो आप बस सॉल्व करते जाओ, इजीली आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, a man covers half of his journey at a speed of 6 km/h and the remaining half at the speed of 3 km/h. His average speed is, अब ये फॉर्मूला सीधा सीधा आपके जीएस पेपर में दिया था, कब दिया था, कौन से ईयर में, क्या ये फॉर्मूला जीएस पेपर में दिया था इसका? गाइस, शैली, पीयूष, दिवाकर, अरुण, वो 2v1 वाला कुछ था, वेरी गुड। Yes, sir. दे रखा 2v1 प्लस c2 अपॉन ऐसे करके। ये यूपीपीसीएस ने आपको जीएस के पेपर में आई थिंक 2024 में ही दे रखा था इसका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला सीसेट के पेपर में आ गया। ठीक है, अगर आप सुबह पेपर देकर आए होंगे तो शाम को ये पेपर आराम से सॉल्व कर लोगे। आंसर क्या होगा 2v1, क्या है इसमें, v1 is 6, 2v1 6 into 3 और 6 + 3। ये फॉर्मूला यूपीपीसीएस हमें सुबह करा चुका है आपको कि शाम को हम पेपर देने वाले फॉर्मूला आप याद कर लो। आंसर विल बी 4 इसको सॉल्व करने के बाद। 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन हमने बचपन में पढ़ा है। अ नंबर when divided by 53 gives 34 as quotient and 21 as remainder, तो नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में ही, आई थिंक 7th 8th में फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू पुट कर दो 53 इंटू 34 प्लस 21, ठीक है, आंसर विल बी 1823, नंबर आ जाएगा। ये बचपन वाला फॉर्मूला है, इसमें कोई टफ आई होप लगानी होगा किसी को। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट बेसिक वाला है जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अब ये सबसेट वैल्यू कितनी है 0 1 2, ये 3 वैल्यूज है। अगर हमें सबसेट निकालना होता है उसकी वैल्यू होती है 2/n। 2n मतलब कितने सबसेट हैं ए के, इसमें क्या कितने दे रखे हैं 0 1 2, 2/3, 3 वैल्यूज हैं। आंसर विल बी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 विल बी द आंसर। सबसेट निकाल दिया, ये फॉर्मूला याद रखना है 2/n सबसेट निकालने के लिए। ठीक, याद रहेगा। आई होप अब तक किसी को कुछ डाउट, अभी तक यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, अरुण, छवि, पीयूष, दिवाकर? यस सर। ठीक है, इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। कौन सी मेमोरी की सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होती है, एक्विक मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी, वर्किंग एंड इमीडिएट। अब इन दोनों में से मुझे डाउट था, आंसर इसका आइकॉनिक है, पर मैं इसको स्किप करता, ये टफ है, इधर कॉमन सेंस नहीं लगेगी। कुछ कुछ क्वेश्चन प्लीज स्किप करना, इनमें से ये क्वेश्चन होगा, अगर आपने पढ़ा है तो अटेम्प्ट, नहीं तो स्किप, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट, फंक्शनल फिक्सनेस इज अ
क्या होता है क्रिएटिविटी वाइज, अब किसी चीज से आप फिक्स हो गए तो क्या आप क्रिएटिविटी कर पाओगे? इसका आंसर क्रिएटिविटी, नहीं कॉमन सर। सेंस आप नहीं सर, क्रिएटिविटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब आप किसी नहीं, चीज से फिक्स्ड हो गए हो तो क्या फॉरवर्ड थिंकिंग कर पाओगे? Mental set. ठीक है, नो, कंफर्मेशन वाइज अगर आप इससे वो हो गए हो तो कंफर्मेशन वाइज यानी जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग व्यूज हैं उसी को एनहेंस करना। पर जो फंक्शनल फिक्सनेस होती है वो माइंडसेट का गेम है। ठीक है, इट इज अ माइंडसेट, मेंटल सेट। आंसर विल बी 77 का बी। इसमें आप रिस्क लेके अटेम्प्ट कर सकते थे। इट्स अ मेंटल ओके, फेनोमेना फंक्शनल फिक्सनेस का। नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम टू कंट्रोल द बिहेवियर, जैसे किंग्स ऑर्डर वगैरह पास करते थे, ऑफ अदर्स एज वेल एज ऑफ देमसेल्फ। क्या पोस्चर से होता है, रिवॉर्ड्स है, पनिशमेंट है या वर्ड्स है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ये पेपर इंटरपर्सनल Word. कम्युनिकेशन का है। कौन सा होना चाहिए आंसर? वर्ड्स। दिमाग Word. में समझ आया? Word. कॉमन सेंस हम वर्ड्स कैसे लगा सर। सकते हैं? Yes, हाँ, sir. अभी समझ नहीं आ रही थी। इजी। वर्ड्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या, तो वो वर्ड्स देगा, पोस्चर रिवॉर्ड पनिशमेंट क्यों देगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या, तो सारे टॉपिक वही आएंगे ना। Now we are able to think in that logic ना sir. Before that we were thinking कि ये होना चाहिए. We should know it without using our peripheral knowledge. So अगेन now we are applying those GS वेरी knowledge and all. बिल्कुल, ये कोर्स इसलिए कि आप कॉमन सेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सी नॉलेज से पेपर नहीं निकलते। मैं इसी का ही नहीं बोल रहा, आईबीपीएस जो भी आप पेपर दोगे उधर सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, डिफरेंट प्रपोर्शन में आपको कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए। सो क्योंकि रटवा तो सब लोग रहे हैं, सब लोग इनफाइनाइट मटेरियल देके रटवा रहे हैं, पर स्मार्टनेस जरूरी है। अगर आप स्मार्ट हो तो जिंदगी में कोई पेपर नहीं रुकेगा। इसलिए मेरा हर बार सारे प्रीलिम्स इजीली हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस आप यूज करोगे तो कुछ भी होगा। कितने भी देर रट्टा मारो नहीं वर्क करेगा, बस कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस से सब कुछ पॉसिबल है। अब मैं अगर मैं पढ़ता भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मटेरियल, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा बस टाइम वेस्ट होगा। मैं और सब्जेक्ट रिवाइज कर सकता था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसके क्वेश्चन मैं पढ़ के भी रट के नहीं कर पाऊंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब मैं तो कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, वो हम आगे देखेंगे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इट इज ह्यूमन नेचर टू नो व्हाई वी अदर्स बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे। वो हमारा ह्यूमन नेचर होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग आवर ओन एंड अदर्स बिहेवियर, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, अपने बिहेवियर को और सामने वाले के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना। क्या हम उसे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना। इसमें कहीं भी भेदभाव की बात आ रही है, इसमें बस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की बात आ रही है। तीसरा, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का इंग्लिश में क्या होता है कि किसी का फायदा करना। तो इसमें अल्ट्रुइज्म से रिलेटेड तो कुछ बात ही नहीं करी ना, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अल्ट्रुइज्म यानी किसी की हेल्प करना। कोई लॉजिक ही नहीं। देन प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर लोगों के साथ मिलनसार होना, वो भी नहीं। एट्रीब्यूशन, जब प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग सामने वाले का बिहेवियर हम एक्सप्लेन करें कि उसने ऐसा काम किया, यानी कि हम एट्रीब्यूट करें। बी, एट्रीब्यूशन। इसमें ये तीनों तो बिल्कुल कॉमन सेंस ही नहीं बना रहे, दूर दूर तक। एट्रीब्यूट करना है, हम सामने वाले को एट्रीब्यूट करें, उसका सामने वाले का बिहेवियर हम समझा रहे हैं, उसको हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं। आंसर विल बी एट्रीब्यूशन। सो बिना पढ़े लिखे आई होप कॉमन सेंस से समझ आएगा कैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू लाइक ईच अदर इज। डिस्क्रिमिनेशन तो उसका ऑपोजिट ही हो गया। देन अट्रैक्टिवनेस, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग, या फिर प्रेजुडिस। अगेन वो प्रेजुडिस अगेन। See you over. ठीक है, ये बिना पढ़े हो सकता है या नहीं? टेंडेंसी ऑफ लाइकिंग, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। आंसर विल बी सी। दिमाग का समझ आ रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉमन सेंस से कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट 81, which decision making bias refers to the tendency to give excessive weight, किसी चीज को ज्यादा वेट देना, to the first information received। जब हमें पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी वाली इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? हाइंडसाइट बाइस। हाइंडसाइट यानी पुराने उसके बारे में सोचना, गलत। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, नहीं। देन थर्ड इज एंकरिंग बाइस। एंकरिंग बाइस यानी कि जो हमारे पहली इन्फॉर्मेशन मिल गई है उसमें ज्यादा फोकस करना। ये थोड़ा सा ट्रिकी, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो रिस्क लेना है एंकरिंग। मैं होता तो मैं शायद इसको स्किप करता, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, Sir, इसको excessive weight से anchor मतलब we can पर get through that. इतना, हाँ इतना लगाना वहाँ टफ हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, ये वाला छोड़ देना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत सारी इजी क्वेश्चन और रखे हैं हमारे पास, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82। ठीक है, इसमें आपको बताना है व्हाट आर द 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। जब आप 4th 5th 6th क्लास में होते हो, 2nd 3rd 4th में, तो आपको बेसिक स्किल कौन सी सिखाई जाती है स्कूल में? रीडिंग, राइटिंग, LSRW. ठीक है, बेसिक स्किल कौन सी सिखाई जाती है स्कूल में? रीडिंग, राइटिंग। हमारे वो Writing. हमारा वाइवा भी होता है स्कूल में, रीडिंग राइटिंग डिक्टेशन वाली चीज होती है। टीचर के सामने हम बुक्स पढ़ते हैं, उन्हें रीडिंग करके दिखाते हैं। सबसे बेसिक स्किल रीडिंग राइटिंग। अब 6 और 8 आपका श्योर हो? 6 और 8 किसमें आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। 6 और 8 D में है।
डी में आ रहा है। इसके लिए हमें कुछ पढ़ने की जरूरत है अब इंटरपर्सनल के लिए, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, डैश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरपर्सनल कंटेक्स्ट। कौन सी चीज इन्फ्लुएंस होती है? इंटरपर्सनल कंटेक्स्ट से। इन कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशन, जेस्चर या स्पीच स्टाइल। इंटरपर्सनल के लिए बातें करते हैं तो, और ये पेपर भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का है। सो सबसे ज्यादा रिलेटिव कौन सा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से? दिवाकर, स्पीच स्टाइल, gesture and posture. स्पीच, पोस्चर तो आएगा नहीं ना। हाँ सभी yes, पोस्चर की बातें हाँ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप सबसे ज्यादा इसमें उसका स्पीच का रोल है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वर्ड्स का, Yes, yes. रीडिंग का, स्पीच का। सर इट्स अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ द कि मोबाइल फोन पे अगर हम बात करते हैं हम उसके गेस्चर्स तो नहीं देख पा रहे, बट हाउ द पर्सन इज स्पीकिंग, बात कर रहा है उसको पता चल जाता है, स्पीकिंग की उसके तरीके से, स्पीकिंग टोन से पता चल अभी मैं जाता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब इंटरपर्सनल वन ऑन वन ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? जरूरी नहीं है सामने वाला सामने हो, फोन पे भी हो सकता है, ठीक है, दूर से भी बात कर सकते हैं। आंसर इज स्पीच। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पेपर है, पोस्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशन, ये सब बेकार की चीज नहीं होगी। डायरेक्ट स्पीच इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का पेपर है, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अब टोटल 100% है, 100 में से 90 पीपल हैं जो टी को लाइक करते हैं, 108 पीपल हैं जो कॉफी को लाइक करते हैं, 46 हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ के आधे लोग डर के स्किप कर देंगे, बट ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पेपर का। आपको पता करना है हाउ मेनी पीपल नाइदर लाइक टी नाइदर लाइक कॉफी, दोनों को ही पसंद नहीं करे, कितने लोग हैं? अगेन ये वेन डायग्राम का इजी क्वेश्चन है। ये लोग हैं जो टी को लाइक करते हैं, ये लोग हैं जो कॉफी को लाइक करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल 200 है, ठीक है, अमंग 200 पीपल। अब आपको बताना है, अब ये टी को जो लाइक करते हैं वो कितने लोग हैं? 90%। ये 90 लोग टी को 90 लाइक करते हैं, और जो ये कॉफी है, कॉफी को कितने लोग लाइक करते हैं? टोटल 108, और 46 क्या दे रखा है? ये 46 है जो दोनों को लाइक कर रहे हैं। अब ये वैल्यू डबल हो गई, टी वाली में भी 46 आ गया, कॉफी वाली में भी 46 आ गया। अब आप बताओ कि सिर्फ टी को जो लाइक करते हैं वो कितने लोग हैं? 90 में से 46 हटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सिर्फ टी को लाइक करने वाली, ये कितनी वैल्यू होगी? 44। अब मैं जो सिर्फ कॉफी को लाइक करते हैं, आप वो बताओ जो सिर्फ कॉफी को लाइक करते हैं, जो सिर्फ इसे लाइक करते हैं, वो कितने होंगे? 108 में से 46 जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो मुझे ओवरलैप वाला हटाना है, मुझे सिर्फ ये वाला बताना है, एक्स्ट्रा वाला, इधर वाली पोर्शन। वो कितने होंगे जो सिर्फ कॉफी को लाइक करते हैं? 62 होंगे। अब मुझे आ गया कि जो टी को लाइक करते हैं, जैसे ये 3 है, जो सिर्फ टी को लाइक करते हैं वो लोग हैं 44, और जो सिर्फ कॉफी को लाइक करते हैं वो हैं 62, और जो दोनों को लाइक करते हैं वो क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है? 46। मैंने ओवरलैप वाली चीज हटा दी, जो इधर ओवरलैप हो रहे थे, ये मैंने बता दिया कि कितनी चीज कॉफी या टी को लाइक करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ द पीपल लाइक नाइदर, जो तीनों चीज को ये लाइक नहीं करते। सो आ गया, जो टी वाले थे टोटल 44, कॉफी वाले थे 62, और जो दोनों को लाइक करते थे ऐसे लोग वो कितने हैं? टोटल 46, और टोटल लोग कितने? 200। टोटल पीपल आर 200। अब इसमें से माइनस करा, सो आंसर विल बी इजीली इट विल बी 48। आंसर 48। सॉल्व करना आया? इजी लगा? टफ? गाइस हो जाएगा, ये बहुत जाएगा सर। क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से होगा। समझ आया या समझाऊं दोबारा सबको? ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कांस्टेबल इज कोडेड एज 91, कांस्टेबल 91 कोड हुआ है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ स्टेबल? अब ये इजी क्वेश्चन आते हैं। कांस्टेबल का कोड कैसे निकाला है? कांस्टेबल में सी की वैल्यू कितनी है? सी कौन से डिजिट नंबर पे आता है? ए बी सी। सी कौन से नंबर पे आया? Three. 3। सिमिलरली ओ कितने में आएगा? 50। एन कितने में आएगा? 14। ऐसे आप नंबर निकालोगे, सबके डिजिट नंबर निकालोगे, सो वो 91 आएंगे, ये वाले नंबर। Add कर सिमिलरली आपको स्टेबल के नंबर निकालने कि एस कितने नंबर पे आता है? एस आता है 19 पे। सिमिलरली टी आता है 20 पे, एस टी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे सारे नंबरों को आप प्लस करोगे जितने कौन से डिजिट पे ये आते हैं, आंसर विल बी 59। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कॉमन सेंस। अगेन 86, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर इन द क्वेश्चन। बिलोंगिंग्स को हमने टेबल की तरह कोड किया है, आपको कोड करना है लिनेन। आप कैसे कोड करोगे? अब इसमें सबकी डेफिनेशन, बी को हमने टी बोला है, ई को हमने ए बोला है, सो हमने ऐसे कोड करा है। नाउ एल की क्या होगी? इसमें एल थर्ड नंबर पर है, एल इसमें थर्ड नंबर पे क्या है? बी। बी यानी ये हटा दिया, बी इन तीन में से है। नेक्स्ट देख रहे हैं आई, अब आई कौन से नंबर पर है? लास्ट है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे। लास्ट है फोर्थ, अब इधर देखते हैं, लास्ट है फोर्थ 1 2 3 4, लास्ट है फोर्थ क्या? टी, यानी कि बी आई की वैल्यू की टी। अब टी बी टी क्या है? ये भी क्या, ये भी क्या, अब यानी डी या सी में से कोई होगा, बी टी बी टी। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? एन। एन कौन से नंबर पर है? लास्ट में से 3 1 2 3, यानी ई एन। एन की वैल्यू क्या है? ई।
n की वैल्यू क्या है e, तो n की वैल्यू e, आंसर बेसिक क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे इसमें, ठीक है, आ रहा है, सी सेट कितना इजी है। नेक्स्ट 87, अगेन ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल नर्सरी वाला, विच वन फर्नीचर टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब गेट क्या होता है दीवार पे, विंडो कहाँ होती है दीवार पे, डोर कहाँ होता है दीवार पे, क्या टेबल दीवार पे होती है, फर्नीचर है। ठीक है, कर सकते हैं, आई होप कोई छोड़ के नहीं आएगा इसको। नेक्स्ट 88, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन, जो पोस्टर है वो हम किस पे लगाते हैं, दीवार पे। सिमिलरली फोटो क्या हम लोगों पे लगाएंगे, क्या हम कैमरे पे चिपकाएंगे या ब्यूटी पे, फ्रेम फ्रेम पे लगाओगे, ठीक है, फोटोग्राफ इजी है, टफ। नेक्स्ट 89, व्हेन टू पीपल गेट टुगेदर, जब दो लोग मिलते हैं, द वन हु अपीयर मोर रिलैक्स्ड इन बॉडी लैंग्वेज, जो आराम से चिल करके बैठा है सोफे पे, क्या वो सीनियर होगा एज में, नहीं उसको तो और ज्यादा दिक्कत होगी ना, अनकंफर्टेबल होगा, ओल्ड हो गया, या पर्सन हायर पावर में हायरार्की में ज्यादा होगा, या बिलोंग्स टू हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हायर होगा, इसलिए इतना कंफर्टेबली औरों के साथ रिलैक्स लैंग्वेज में बैठा हुआ है। क्या होना चाहिए इसका आंसर, Socio-economic background. उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी है, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंटली बैठा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से उसे कॉन्फिडेंस आ रहा है, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, सेमिनार, जर्नलिज्म, ऑफिस कोऑपरेशन, लेटर राइटिंग, स्टडी टीचिंग, कॉन्वर्जेशन और इंटरव्यू, इसमें विच इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, इंटरपर्सनल, Conversation. ठीक है, इंटरपर्सनल है सर ये, इन- नहीं इंटरपर्सनल, सॉरी इंटरपर्सनल है। अब इंटरपर्सनल Study Someone. teaching. इंट्रा मतलब खुद से ही कि मतलब कि आत्मविश्लेषण जिसे कहते हैं, आप दोनों के साथ बात कर रहा हूँ, तो अभी हम लोगों की क्या चल रही है, स्टडी टीचिंग, सो मैं आप लोगों Study teaching. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इससे सीधा आंसर आ गया। अगर ये फिफ्थ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी तीनों में इंटरपर्सनल, और सिमिलरली साथ में क्या क्या कर रहा हूँ मैं आपके साथ, इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कॉन्वर्जेशन करना, यानी 5 और 6 बेसिक है, 5 और 6 किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, दोनों इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, D में है. इसमें सॉरी B में। कॉन्वर्जेशन नहीं होगा, इंटरव्यू होगा इंटरपर्सनल का। एक कॉन्वर्जेशन 50 लोगों के साथ भी कर सकते हैं, इंटरपर्सनल लिमिटेड लोगों के साथ होता है, सेमिनार, कॉन्वर्जेशन, ये पब्लिक कॉन्वर्जेशन पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है, सो वो नहीं आएगा, वन ऑन वन ऐसा होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस उस लोगों के साथ, ये होगा, ठीक है। देन सेकंड जर्नलिज्म में डायरेक्टली रिपोर्टिंग करना, देन ऑफिस ऑपरेशन, आंसर विल बी बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, आपको बताना है इसमें से कौन सा मीडिएटेड कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, किसी और की हेल्प लेके कम्युनिकेट करना, ठीक। इसमें स्टूडेंट वर्क एज अ क्लास प्रोजेक्ट टुगेदर, सारे बच्चे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, मीडिएटेड, इसमें कोई मीडिएट आ रहा है। सेकंड, जो पॉलिटिशियन है वो एड्रेस नॉमिनेटिंग कन्वेंशन को एड्रेस कर रहा है, डायरेक्टली पॉलिटिशियन सामने वाले लोगों से बात कर रहा है कन्वेंशन में। थर्ड, जो टू फ्रेंड है वो एक दूसरे से गॉसिप कर रहे हैं। चौथा, जो न्यूज ब्रॉडकास्टर है वो वेदर रिपोर्ट डिलीट कर रहा है ऑन 9 o'clock न्यूज पे, जो वेदर रिपोर्ट है वो डायरेक्टली, क्या वो लोगों से डायरेक्टली बात कर पा रहा है या उसे किसी की हेल्प ले रहा है, क्या वो किसी और की हेल्प ले रहा है, मीडिएटर की हेल्प कर ले रहा है रिपोर्ट करने में, डिलीवर करने में अपना। सी, इसमें सब लोग साथ हैं, स्टूडेंट जो वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्टली कर रहे हैं, इसमें किसी की हेल्प नहीं ले रहे। सिमिलरली पॉलिटिशियन किसी की हेल्प नहीं ले रहा, डायरेक्ट मैसेज अपना पहुंचा रहा है। थर्ड में दो फ्रेंड किसी की हेल्प नहीं ले रहे, आपस में दोनों गॉसिप कर रहे हैं। बट इधर जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो भी एक मीडिएटेड कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं किसकी हेल्प से बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की हेल्प से, ठीक है, वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन है। मुझे मीडिएशन, इसमें मीडिएटर क्या, लैपटॉप। सिमिलरली जो न्यूज ब्रॉडकास्टर है, क्या वो लाइव डायरेक्टली लोगों से बात कर पा रहा है, किसी की चीज की हेल्प ही नहीं पड़ रही है, ब्रॉडकास्टिंग में उसे हेल्प लेनी पड़ी है उसकी टीवी की, आंसर विल बी डी, वो उसका मीडिएटर होगा। समझ आया ये? But sir, in exam time we can get confused into option na A and D also. Like a student will work on the project with the help of teacher only na. Teacher will provide the topic and all. सी, इसमें 50-50 है, टीचर हेल्प कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है टीचर हेल्प नहीं कर रहा, पर क्या न्यूज ब्रॉडकास्टर अपनी वेदर रिपोर्ट दिखा रहा है बिना वो टीवी या डिवाइस की हेल्प के कर ले? होमवर्क देते हैं, तो उसमें मतलब प्रोजेक्ट वर्क तो एज अ होमवर्क दिया जाता है, उसमें हाँ। टीचर मोस्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सपोज पीएचडी में सपोज हो गए, पर इसमें 50-50 चांसेस हैं। पर न्यूज ब्रॉडकास्टर जब वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, वेदर रिपोर्ट को, न्यूज कास्टर, इसमें लिखा हुआ है न्यूज कास्टर, क्या इसमें 50-50 चांसेस है बिना किसी कास्टिंग डिवाइस के न्यूज कास्ट कर रहा है, न्यूज कास्टर बिना किसी कास्टिंग डिवाइस के न्यूज कास्ट कर पाएगा? छवि
नहीं, कैमरा लाइट ये सब तो चाहिए ना उसको रिकॉर्ड करने के लिए और मीडिया। हाँ तो वो किसी ना किसी की हेल्प ले रहा है ना मीडिएशन की, वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहा ना, बाकी तीनों डायरेक्ट कर रहे हैं बिना किसी मीडिएशन के। ठीक है, यस यस। समझ आया? वेदर रिपोर्ट होगी तभी तो कर पाएगा, तो ऑब्वियसली इट्स अ मीडियम। मीडिएशन। नेक्स्ट 52, आपको बताना है रोल ऑफ अ लीडर इज डिफाइंड बाय 3 सर्कल्स। ठीक है, जो लीडर का रोल होता है वो किन 3 सर्कल से डिफाइन होता है? टास्क, फंक्शन, न्यू आइडियाज, टीम होनी जरूरी है, प्रोसेस, कम्युनिकेशन या इंडिविजुअल। कौन सी 3 चीज जरूरी है उसके लिए? कौन सी 3 चीज जरूरी है एक लीडर के लिए? एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम हो गई। तो उसके फॉलोअर टीम नहीं होगी जब तक उसका वैल्यू नहीं होगी। सो अगर टीम अगर हटा दोगे तो इसमें 2 ऑप्शन बताएंगे। टीम सबसे इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है टीम। बिना कोई लीडर तब तक नहीं बन सकता जब उसकी प्रॉपर टीम नहीं है। पीएम मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन रखा है, अकेला कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, कभी आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा until unless टीम नहीं है। सो टीम इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 4 और 1 दोनों में है। अब बचा 7 या 2। अब आपको चूज करना है 7 ज्यादा अप्रोप्रिएट है इंडिविजुअल या 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। 2 ज्यादा इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल तो नहीं होगा। अब इसमें सर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन फंक्शन लीडर को भी होगा, बिना इंडिविजुअल के हो जाएगा लीडर। इंडिविजुअल मतलब फॉलोअर्स है उसके। ठीक है, सर ए होगा इसका। 100 में इंडिविजुअल नहीं होगा तो वो 1477। लीडर कैसे होगा? इंडिविजुअल यानी उसके फॉलोअर, उसकी टीम। अच्छा, हाँ, ओके ओके, पहले ठीक वो है, होगी तभी तो मैं वो दूसरी फंक्शन तरीके करेंगे। से सोच पहले रही थी। इंडिविजुअल आएगा, फंक्शन आएगा। अच्छा, ऐसे सी। ठीक है, इंडिविजुअल यानी जो लोगों से फॉलो कर रहे हैं, टीम कंप्राइज कर रहे हैं वो खुद। अच्छा, ओके, जो उसके फॉलोअर कितना, उसको कितना फॉलो, अच्छा ठीक है। वो लीडर किसका बनेगा? ठीक है, तभी तो फंक्शन उसकी टीम में जो हम्म, मेंबर्स होंगे सब हाँ इंडिविजुअल, हाँ, उसके बाद फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक, अगर ठीक। कॉन्सेप्ट सर्कल में आ सकता है तो। सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आया? नेक्स्ट हाँ 90, जी। ये भी अल्ट्रा बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है यूपीपीसीएस ने। नॉन लीपी ईयर है, नॉन लीपी ईयर कौन से होते हैं? 28 डेज वाले। उसमें ट्यूसडे है वो 28 फरवरी को आ रहा है। आपको बताना है विच डे विल फॉलो 20। one one doubt in last question 92 in that given task and the new idea both will be same or different. टास्क और न्यू आइडियाज मतलब ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पर वो इस 3 मेन कंसेंट्रिक सर्कल में नहीं आ रही। पर वो So but I got confused when I saw in morning na, so that's the reason I'm asking. मुझे दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, same similar sounding like task and new idea एक ही जैसा ही लग रहा था, so I नहीं, thought we'll ask this टास्क one. मतलब काम परफॉर्म करना, न्यू आइडियाज ये। पर इसमें मैं कंफ्यूज नहीं होता। सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करता, सबसे पहले ये देखता कि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम, हाँ मतलब हर वो तो करे। team. Yes yes क्योंकि मैं yes भी yes. अगर ये यूपीपी से रिजॉल्व कर पा रहा हूँ तो आई हैव आल्सो हैव अ टीम। बिना उसके अकेले नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं बहुत टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए कर रहा था क्योंकि टीम नहीं थी। मैंने भी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक स्मॉल टीम बन पाई। सो टीम सबसे इंपॉर्टेंट है। टीम जब आप कर दोगे दोनों डिलीट हो जाएंगे और दोनों में 1-1 आ रहा है, यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको चूज करना है 7 या 2 में कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फंक्शन पहले आएगा या इंडिविजुअल चाहिए पहले? ठीक है, सो हम इजीली वो ब्रेक एलिमिनेशन से जाते हैं। ठीक, तो नॉलेज से नहीं, एलिमिनेशन से। हर जगह कॉमन सेंस आपको लगाना है। ठीक, नेक्स्ट Okay. नॉन लीप ईयर 28 डेज का है आप, और उस दिन ट्यूसडे है। नॉन लीप ईयर में 28 को ट्यूसडे है। आपको फाइंड आउट करना है 28 मार्च को क्या होगा। अल्ट्रा बेसिक क्वेश्चन। 28 को अगर ट्यूसडे है, 28 फरवरी को, तो 1 मार्च को क्या होगा? वेडनेसडे। ठीक, और हर 1 वीक बाद सेम डे आता है। अगर 1 को वेडनेसडे है तो 8 मार्च को आफ्टर 1 वीक कौन सा डे होगा? सेम वेडनेसडे। 1 वीक बाद सेम डे आते हैं। सिमिलरली 15 मार्च को भी वेडनेसडे होगा, 22 मार्च को भी वेडनेसडे होगा, 29 को भी वेडनेसडे होगा, 29 को भी वेडनेसडे होगा। 7 डेज में सेम डेज रिपीट होते हैं। 29 को वेडनेसडे है, 29 मार्च को वेडनेसडे है, तो 28 मार्च को क्या होगा? आंसर विल बी इजी, Tuesday. ट्यूसडे। ठीक है, बेसिक था, टफ था, इसमें कुछ दिमाग लगाना था। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई दिमाग नहीं। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन। Which of the following is a characteristic of a good decision? गुड डिसीजन के लिए सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्या वो डिसीजन बिल्कुल फास्ट जल्दी जल्दी में क्विकली ले लिया जाए बिना सोचे समझे? नेक्स्ट, इट इग्नोर्स स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो जो डिसीजन पे इंपॉर्टेंस है, जो जिनका बेनिफिट उस पर जुड़ा हुआ है, क्या आप उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करके ले लो डिसीजन? क्या वो गुड डिसीजन होगा? सेकंड, कोई भी डिसीजन जो इंट्यूशन पे बेस्ड है, आपको मन लगा, अच्छा लगा हो सकता है। ठीक है, जैसे हिटलर ने, काफी लोगों ने अपनी वो इंट्यूशन पे डिसीजन ले लेते हैं, मन मर्जी आई ले ली इंट्यूशन। क्या वो गुड डिसीजन है? या वेल थॉट आउट रीजन डिसीजन अच्छा होगा?
या थर्ड इट इज फीजिबल एंड अचीवेबल, मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए कि वो हम डिसीजन जो ले रहे हैं वो प्रैक्टिकल है और उसे अचीव किया जा सकता है। कौन सा होना चाहिए? कॉमन सेंस लगा के C दिमाग positive one. ये होना चाहिए, इट इज फिजिबल होना चाहिए। वो Yes. वो डिसीजन होता है जो बिल्कुल फीजिबल हो और बिल्कुल जिसे अचीव करना पॉसिबल हो। जो इम्प्रैक्टिकल डिसीजन होगा जो हवा में ले लेते हैं तो वो डिसीजन स्टूपिड डिसीजन होते हैं। आंसर इज सी। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है फिर भी मैं इजीली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर द प्रॉब्लम ओनली हैज ओनली वन सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट है, ट्रायल एंड एरर होगा नहीं, इनसाइट। अभी दोनों सेम है, कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग, सिमिलैरिटी वाला रूल है। इन दोनों सिमिलैरिटी में से एक चीज बताओ जहां पर सारी चीजें वो करती हैं, ओनली एक पॉइंट पे आ जाती हैं, उसको हम डाइवर्ज कहते हैं या कन्वर्ज जो एक पॉइंट पे आ गए। ओनली कन्वर्जन, क्या होना चाहिए? ओनली एट वन सिंगल पॉइंट, कन्वर्ज या डाइवर्ज? Convergent. क्या हम बेसिक कॉमन सेंस से लगा सकते हैं? अगर हमने इसको पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। हमने मोस्टली पर्सनल कम्युनिकेशन के एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे कॉमन सेंस से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। इसको हम वैसे भी क्या हुआ? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको x इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करोगे? अभी दिखने में टफ लग रहा है पर बहुत इजी है। 10 और 14, 3 और 9, 15, 21। सबसे पहला तरीका क्या लगाने का होता है? अब ये 7 कैसे आया बीच वाला? 10 और 14 प्लस करोगे 14, उसको 2 से डिवाइड करो 7। सिमिलरली 15, 21 इन दोनों को प्लस करोगे 36, 36 को डिवाइड करोगे 18। सिमिलरली 3 और 9, 12, 12 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा? 6। यानी इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर इजीली 6 से आ जाएगा। इसमें भी 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, इजी क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? देन क्वेश्चन नंबर 96, इसमें क्या है? 7, 11, 19, 35, 67। अब ये छोटे छोटे नंबर हैं, यानी इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये मुझे समझ आ गया। छोटे जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं सो उसमें मुझे वैल्यूज रख के ट्राई करना पड़ता है। अगर बड़े नंबर हैं तो आप वैल्यूज पुट करके ट्राई करो, उसमें ट्रायल एंड एरर बेटर होता है, या फिर मल्टीप्लाई करो या स्क्वायर करो। जब इतने इजी नंबर है यानी इसमें कुछ ना कुछ प्लस हुआ है, तभी इतने गैप ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्लस कुछ ना कुछ हुआ है। 7 और 11 इसमें कितना प्लस है? 4। मल्टीप्लिकेशन है सर इसमें। इसमें 8 और इसमें 16, इसमें 32 और ये 64। अब इसमें 4 से 8 गया तो कितना? इंटू 2। 8 से 16 गया इंटू 2, देन 16 से 34, 32 गया इंटू 2, 32 से 64 यानी इंटू 2। यानी जो नीचे वाले नंबर है उनको मल्टीप्लाई करते आ रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है। सो 67 और 36 में डिफरेंस कितना था? 32 का। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने इंटू 2 करा क्या है? 64। तो मुझे 67 में जो ये नंबर है 67, इसमें प्लस 64 करूंगा, सो आंसर विल बी 131। समझ आया? ये दोबारा समझाऊं? पीयूष, दिवाकर, अभिषेक, ये सर हो गया। समझ आ गया? समझ आया। बस आपको इनकी वैल्यू डिवाइड करनी है और ये देखना है इसमें डिफरेंस पैटर्न के फॉलो हो रहा है। जैसे 8, 16 यानी कि समय इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट 98, डैश अलाउ सेवरल पीपल टू यूज सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसको सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इट इज नेटवर्क। अभी थोड़ा नॉलेज का क्वेश्चन था, मैं होता तो उसको स्किप करता। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, इसमें मतलब वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा नॉलेज का है। नेटवर्क। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम और क्या होता है? इंटरपर्सनल एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। क्या वो वर्चुअल रियलिटी होती है? वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अलग रियलिटी। क्या वो मास कम्युनिकेशन होता है? इधर इंटरपर्सनल की बात हो रही है, इधर इंटरपर्सनल एक दूसरे से, मास कम्युनिकेशन लार्ज नंबर से। देन क्या वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है? इंटरपर्सनल से फेस टू फेस हो। सेकंड, फर्स्ट डायरेक्टिक कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए इसमें? डायरेक्टिक। ठीक है, डब्ल्यूसी तो ऑल ये एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्टली, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, डायरेक्टिक कम्युनिकेशन बचेगा, इजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अभी नॉट करेक्टली मैच मुझे पेवलो का, आई होप सबने पेवलो एक्सपेरिमेंट किसने पढ़ा हुआ है? एथिक्स में अगर आपने ले रखा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा एथिक्स वाला पेपर। सो एथिक्स के पेपर में पेवलो एक्सपेरिमेंट बहुत सबको सिखाया जाता है। पढ़ा है किसी ने पेवलो एक्सपेरिमेंट क्या है? उसको क्या बोलते हैं पेवलो एक्सपेरिमेंट को? ये ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी है क्या? नहीं, पढ़ा हुआ है सर, ध्यान में नहीं आ रहा है ये याद पेपर ही नहीं को। आ रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। पेवलो को क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं।
वो एक्सपेरिमेंट अच्छा हाँ 3 होती, क्रिटिकल, ऑपरेशनल, ऑब्जर्वेशनल, हाँ याद आ गया। एथिक्स में हाँ पढ़ा है 3 पेवलोव, होती है यानी ना। वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट याद है? अगर डॉग है उसको अच्छा 4 दिन तक लगातार बैल घंटी बजाकर खाने के लिए बुलाओ, घंटी हम्म, बजाई और खाने के लिए बुला लिया, ठीक, हम्म, उसको वो टेस्ट जब आ जाता है तो वो मुश्किल घंटी है। बजा के डॉग को जैसे ऑपरेट करते हैं वो कंडीशन हो जाता है उसी तरह से। सो ये पेवलोव इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ये मैंने उसमें एथिक्स में पढ़ रखा है, सब ने पढ़ रखा हो आई एम श्योर, अगर जिसने एथिक्स थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है। सो डायरेक्टली आंसर वन। सो इसके लिए थोड़ी नॉलेज है पता होनी चाहिए थी। मैं एथिक्स में बहुत पॉपुलर है ये एक्सपेरिमेंट, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। जैसे इसमें पेवलोव एक्सपेरिमेंट पता है किसी को कि क्या था? मैं एक बार बता देता हूँ, एथिक्स में भी यूज होता है पेवलोव एक्सपेरिमेंट में। जैसे घंटी बजाते हैं, डॉग आता है उसके सामने खाना रख देते हैं, ऐसा हम 20-21 दिन तक करते रहेंगे। घंटी बजाएंगे, डॉग के सामने खाना रखेंगे, उसकी वो सलाइवा निकलता है खाने के लिए। अब नेक्स्ट 22nd डे में मैंने घंटी बजाई, सामने खाना नहीं है, बिना खाने के भी उसके डॉग के मुंह से वो सलाइवा निकलेगा, बाहर निकले, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है। क्लासिकल कंडीशनिंग वो कंडीशनड हो चुका है, ठीक है। ऐसे हमारी सोसाइटी में हम लोग कंडीशनड हो चुके हैं पेट्रियार्की के सिस्टम के लिए। सो वो कंडीशन करना पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीके से कंडीशन कर सकते हो। स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें भी पेवलोव एक्सपेरिमेंट है, हम कंडीशन कर चुके हैं। जैसे इंदौर का एक्सपेरिमेंट है, अगर आप लगातार 21 डेज तक लोगों के घर में ट्रक पहुंचाओगे, कचरा कलेक्ट करोगे, तो 22nd डे से लोगों को आदत बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैनल है यूपीएससी रिजॉल्व, उसमें रोज मैं डीएनए न्यूज़पेपर भेजता हूँ, समरी भेजता हूँ। सब लोग कंडीशनड हो गए हैं उस डीएनए को पढ़ने के लिए। जिस दिन मैं भेजता नहीं, मेरे पास मैसेज आते हैं सर आज का डीएनए नहीं आया, क्योंकि वो कंडीशनड हो चुके हैं जब मैं लगातार भेजता गया। सो पेवलोव का वो एक्सपेरिमेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग, कि लोगों को आदत डलवा दो कुछ दिन तक, कि जिससे वो फ्यूचर में वो आदत नेचुरली साइकी में बेसिकली हैबिट बिल्डिंग, हैबिट बिल्डिंग, ठीक है। तो ये पेवलोव एक्सपेरिमेंट है, समझ आया?